please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चारों दिशाओं से खबरें जो आई सब इन चार खांचों में समाई। राजा मंत्री चोट से पाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 3 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करके भारतीय जवानों की शहादत का बदला लिया। गुजरात के छठी बार बीजेपी की सरकार ने शपथ ली, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने जैश के टॉप कमांडर और A++ कैटेगरी के आतंकी नूर मोहम्मद को ढेर कर दिया। और केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान पर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। भारतीय सेना ने क्रिसमस के दिन शाम के वक्त पाकिस्तान की फौज को उन्हीं की सीमा में घुसकर मारा। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई उन भारतीय फौजियों की शहादत का बदला लेने के लिए की, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने शनिवार को धोखे से निशाना बनाया था। जिसके बाद से ही भारतीय फौज सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ मोर्टार दागे जा रहे थे, लेकिन सेना की योजना पाकिस्तान को भारतीय सेना का दम दिखाने की थी। इसके लिए भारतीय सेना के अधिकारियों ने पहले ही योजना तैयार कर ली थी। हमले की जगह और हमले का वक्त पहले से तय कर लिया गया था। योजना के तहत पहले पाकिस्तानी चौकियों पर बम बरसाए गए। घबराए हुए पाकिस्तानी फौजी एक जगह पर इकट्ठा हो गए। उसी वक्त 5 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो गई। इन जवानों के सामने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी फौजियों को ढेर करके सुरक्षित वापस लौटने की चुनौती थी। इसीलिए बेहद सतर्क भारतीय जवानों की छोटी सी टुकड़ी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट सेक्टर में आगे बढ़ती गई। रखचक्री इलाके में पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट के जवान मौजूद थे, जिन पर भारतीय फौजियों ने हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर किया गया और कई जवानों को घायल किया गया। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के 3 फौजियों को ढेर किया गया और एक पाकिस्तानी फौजी भारतीय सेना के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया। हमले को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना की टुकड़ी सुरक्षित वापस आने में कामयाब रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब दिया, कह सकते हैं जैसे को तैसा। शनिवार को केरी सेक्टर में पाकिस्तान की फौज ने भारत की सेना पर धोखे से हमला किया था, जिसमें सेना के एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। इसीलिए इस घटना के बाद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मीडिया की बौखलाहट भी दिखाई दी। पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबरें सेना के इस ऑपरेशन की तस्दीक करती हैं, जिनमें लिखा गया है कि भारतीय फौज के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायक ने इसे पाकिस्तान को भारत की तरफ से रिटर्न गिफ्ट बताया। रजौरी पुंछ सेक्टर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट भेजा है। रक्षा मामलों के जानकार भी सेना के कदम की तारीफ कर रहे हैं। अंदर घुस के हमने पाकिस्तान को मारा है। ये एक्शन बहुत आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान शरारत कर रहा है एक के बाद एक। सेना के इस कदम ने पाकिस्तानी फौज को ये जवाब दिया है कि कायराना हरकतों का जवाब भारतीय फौज हिम्मत और पराक्रम से देना जानती है। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी एक मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी और नीतीश कुमार समेत वहां मौजूद सीएम और मंत्रियों से हाथ मिलाते दिखे। प्रधानमंत्री विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे, जहां पहले से मौजूद बीजेपी के तमाम दिग्गजों और सहयोगियों से एक एक कर उन्होंने हाथ मिलाया। इस दौरान मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ कुछ देर तक उनकी बातचीत भी हुई। आगे जाकर वो केशुभाई पटेल और पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के पास रुके और बातचीत करने लगे। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से मिलने के बाद पीएम मोदी दोबारा हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अपनी जगह पर बैठे। इसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। ईश्वरना नामे सौगंध लऊ छूके। विजय रूपाणी के बाद राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने डिप्टी सीएम नितिन पटेल को शपथ दिलाई। गुजरात में बीजेपी की छठी बार सरकार बनी है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इसमें सिर्फ एक महिला विधायक विभावरी दवे को जगह मिली। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। लेकिन जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनमें गणपत वसावा और आरसी फल्दू शामिल हैं। वसावा अकेले आदिवासी नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, यानी मंत्रिमंडल में इस बार भी वो बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल में बहुत विकास का काम करेगी। वहीं पाटीदार नेता आरसी फल्दू को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमारे लिए विकास विकास और विकास, विकास के सिवा और कोई बात ही नहीं है। गुजरात में इस बार बीजेपी को आदिवासी और पाटीदारों की नाराजगी झेलनी पड़ी। लिहाजा मंत्रिमंडल में दोनों समुदायों को तरजीह दी गई। रूपाणी सरकार में पटेल समुदाय से 6 जबकि आदिवासी कोटे से 2 मंत्री बनाए गए। ओबीसी कोटे के भी 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं कोली समाज के 3 जबकि ठाकुर, अहिर और जैन समाज के 1-1 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जबकि क्षत्रिय समाज से 3, ब्राह्मण और एससी कोटे से 1-1 विधायक मंत्री बनाए गए और सामान्य कोटे से 11 मंत्री बनाए गए। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में जाति का तो ध्यान रखा ही गया, लेकिन शपथ ग्रहण के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकी।
जिसकी झलक फूलों से सजे मंच पर साफ दिखी। रूपाणी सरकार के शपथ ग्रहण में यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कुल 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का भी जमावड़ा लगा। जय रूपाणी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। रूपाणी जी को बधाई, पूरी टीम को बधाई और यहाँ की जनता का आभार। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद लालकृष्ण आडवाणी से कुछ देर रुककर बातचीत की। इसके बाद वो दोबारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने पहुंचे साधु संतों से भी अलग से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अस्पताल के कर्मचारी एक लड़की को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखे। आरोप है कि स्कूल जाते हुए इस लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 लड़कों ने गोली मार दी, जिसके बाद लड़की को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर जल्द ही उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बच्ची की स्थिति अभी काफी नाजुक है, गोली काफी नजदीक से मारी गई है, बच्ची शॉक में है। बताया जा रहा है कि शहर के हाईवे इलाके में बाइक सवार 2 मंचलों ने छात्रा को रोककर बातचीत करने की कोशिश की और विरोध करने पर एक बाइक सवार ने लड़की पर फायरिंग कर दी। जैसे बाइक सवार 2 लड़के आए और उससे बात करने का प्रयास किया, फिर एक लड़के ने उसको गोली मार दी लड़की को। खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे और मामला दर्ज करके अब आरोपियों की जोर शोर से तलाश की जा रही है। राज्य में योगी सरकार ने मंचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, लेकिन एक स्कूली छात्रा पर सरेआम फायरिंग से पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, दिन भर मजनू आवारा टाइप के लड़के यहाँ घूमते रहते हैं। जख्मी छात्रा के परिवार का भी आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से छात्रा को परेशान किया जा रहा था। 7-8 महीना पहले वहाँ एक पर्ची दी हमारी छोटी बहन ने, वहाँ हमें देखी भैया जी बात है ऐसे बात है, मैंने वो थोड़ा पीट दी हो बस। छात्रा पर सरेआम फायरिंग से लोगों में नाराजगी है, वहीं पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई में जुटी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक अस्पताल के बाहर 2 महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। पुलिस के मुताबिक यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार गर्भवती महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद बुरी तरह जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे महिला के परिवार वाले रोते बिलखते दिखे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम जानकी था और वो 5 महीने की गर्भवती थी। मामी जी को लेकर आए थे सुबह अल्ट्रासाउंड के लिए, ट्रक वाले ने यहाँ पर टक्कर मार दी और मतलब कि मेरी मामी बिल्कुल ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। सोमवार को जेल में लालू यादव से सिर्फ 3 लोग ही मिल पाएंगे। चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए लालू यादव से सोमवार को जेल में सिर्फ 3 लोग ही मिल पाएंगे। इस साल वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई। दिल्ली में ठंडी हवाओं के बीच तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला का रेप करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में जमीन के लालच में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शव खेत में फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में एक गांव में घुसे चोर खुद को गिरता देख कई घरों में आग लगाकर फरार हो गए। हरभजन सिंह ने दावा किया कि कंधे की चोट से वापसी कर रहे दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन के लिए टीम इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी के सामने अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अजय ठाकुर ने ऐलान किया कि वो हिमाचल के नालागढ़ में एक कबड्डी एकेडमी खोलेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ लोग बम धमाके से नष्ट हुए एक मकान को देखने लगे। सुरक्षा बल के मुताबिक इसी मकान में जैश के कुछ आतंकी छिपे हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बल की मुठभेड़ में मार गिराया गया। और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने जैश के टॉप कमांडर नूर मोहम्मद को ढेर कर दिया। नूर मोहम्मद A++ कैटेगरी का आतंकी था और लंबे वक्त से घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मारा गया आतंकी नूर मोहम्मद त्राल का रहने वाला है और 2003 में उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नूर मोहम्मद पर पोटा के तहत केस चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन 2011 में वो पैरोल पर बाहर आया और फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। He was mastermind for all the actions carried out by terrorist outfit GM. सेना के मुताबिक इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की संभावना हो सकती है, इसलिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली के पास नोएडा में घर के सामने जमीन पर बैठा परिवार मातम में डूबा दिखा। इस परिवार को गांव के लोगों ने खबर दी कि उनके परिवार की 2 लड़कियों का शव एक पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद सेक्टर 49 के बरौला गांव में रहने वाला परिवार गम में डूब गया। पीड़ित परिवार के घर के पीछे मौजूद पेड़ से 13 और 18 साल की सगी बहनों का शव मिलने के बाद
पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अगर किसी को भी भनक लगती सारे आते। हमारी नीचे दुकान है, 11:30 बजे तक हम लोग देखते हैं। 11:30 बजे तक कुछ भी नहीं होता, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं। गांव वालों के मुताबिक पेड़ पर शव देखने के बाद उन्होंने शोर मचाया, लेकिन लड़कियों के घर वाले बाहर नहीं निकले। लड़कियों के घर वालों का आरोप है कि किसी ने उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल सके। पुलिस आसपास तलाश करती है, लेकिन जो बच्चियों के माँ बाप हैं उनको उनकी आवाज तक नहीं पहुँच पाती है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा बाहर से खोला। और इस घटना में अपनी 2 बेटियों को खो चुके परिवार के सदस्य दौड़ते हुए इस पेड़ के पास पहुंचे जहां उनके शव लटके थे। दोनों लड़कियों का शव देखने के बाद परिवार के सदस्य दहाड़े मारकर रोने लगे और आरोप लगाया कि उनकी बेटियों ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने उनकी हत्या की है। पीड़ित परिवार के आरोप के मुताबिक उनके एक दूर के रिश्तेदार का बेटा मुंबई से एक लड़की को भगा लाया था और कुछ दिनों तक रवि नाम का ये रिश्तेदार अपनी प्रेमिका के साथ उनके घर पर रुका था। लेकिन कुछ दिनों के बाद रवि की प्रेमिका अचानक मुंबई वापस चली गई। इस बात को लेकर पीड़ित परिवार से रवि का परिवार नाराज हो गया, जिसके बाद से रवि का परिवार पीड़ित परिवार की बेटियों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तुम्हारी लड़की को मारेंगे नहीं, फिर नहीं तुम्हें भी मारेंगे। तो रात भी उन्होंने गाड़ी गुफ्तार दी थी कि मैं उसके चाचा ने, उसके भाई ने। आरोपियों की धमकी की वजह से पीड़ित परिवार ने अपनी बेटियों के घर के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन पीड़ित परिवार के आरोपों के उलट इस मामले की जांच में जुटी नोएडा पुलिस को 2 मृतक लड़कियों के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। यही वजह है कि पुलिस शुरुआती जांच के बाद इस घटना को हत्या के बजाय आत्महत्या का ही मामला मान रही है। हालांकि पीड़ित परिवार के आरोप के बाद वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अभी तक जो तथ्य है उससे हम सुसाइड कह सकते हैं, आगे जो भी तथ्य निकले उससे कार्रवाई। फिलहाल परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के बरेली जिले में एक महिला मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाती नजर आई। 23 साल की इस महिला के मुताबिक 26 नवंबर को वो अपने मायके में थी, तभी उसके शौहर का फोन आया और फोन रिसीव करते ही शौहर ने तलाक 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 कहकर फोन काट दिया। महिला के मुताबिक तलाक देने के बाद उसका पति सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चला गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 3 तलाक दिया है फोन पे, और तलाक देके वो सऊदी चले गए। महिला का आरोप है कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे आगे नहीं पढ़ने दिया। महिला का दावा है कि पढ़ाई की वजह से ही पति ने उसे 3 तलाक दिया है। महिला का एक बेटा भी है जिसे उसका पति साथ ले गया था, लेकिन एक एनजीओ के दखल के बाद उसका बेटा फिर से उसे मिल गया। फोन पर मिले 3 तलाक के बाद महिला ने कोर्ट में केस दर्ज किया है और उम्मीद जताई है कि अदालत से उसे न्याय जरूर मिलेगा। महिला को अदालत का दरवाजा इसलिए भी खटखटाना पड़ा क्योंकि पीड़ित महिला के पति का बड़ा भाई मोहम्मद यूसुफ जरीवाला बीएसपी नेता है और इस बार के निकाय चुनाव में बीएसपी के टिकट से मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है। आरोप है कि राजनीतिक रसूख की वजह से उसका शौहर भी महिला पर रौब झाड़ता था। उनके बड़े भाई जो हैं यूसुफ, वो उसके बसपा के पदाधिकारी हैं। वहीं इस मामले में महिला के साथ खड़े एनजीओ ने उसे हर कीमत पर न्याय दिलाने की बात कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़े, इसके लिए जवाब दे कि उन लड़कियों के आगे का क्या जरिया बनाएंगे। 3 तलाक के कानून का विरोध करने पर एनजीओ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आड़े हाथ लिया। लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी आगे की रणनीति के लिए बैठक करेगी। 6 जनवरी को आरजेडी के सभी विधायकों समेत पार्टी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें लालू यादव के जेल जाने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केरल के कन्नूर में कुछ लोगों पर सीपीआई के 2 कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा। बिहार के बेगूसराय में स्कूली छात्रों ने स्कॉलरशिप और ड्रेस के लिए मिलने वाले पैसों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ओडिशा के अंगुल में बोरवेल में गिरी 3 साल की एक बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कानपुर में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार और बाइक की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 मंदिरों में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक एएसआई पर महिला पुलिसकर्मी के साथ मिलकर एक व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट करने और 50,000 रुपए छीनने का आरोप लगा। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। यूपी के बागपत में एक महिला ने अपने 3 सगे भाइयों पर जमीन विवाद में अपनी दूसरी बहन की हत्या कर चुपचाप अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाते हुए शव को जलती चिता से निकाल लिया। हरियाणा के करनाल में शहीद परगट सिंह की पत्नी रमनदीप कौर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। परगट सिंह उन 4 शहीदों में एक हैं जो शनिवार को पाकिस्तानी सेना के धोखे का शिकार हुए थे, जिसके बाद सेना ने सोमवार शाम पाकिस्तानी सैनिकों को उन्हीं के घर में घुसकर मारा और शहादत का बदला लिया। परगट सिंह के परिवार की आंखों से अब तक आंसू सूखे नहीं हैं। घर में अब तक मातम पसरा है।
पत्नी रमनदीप कौर का रो रो कर बुरा हाल है। उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। रमनदीप कौर भारतीय सेना के कदम की तारीफ कर रही हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके भी शोर मरने चाहिए। परगट सिंह का बेटा भी बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। परगट सिंह के परिवार समेत उनके पूरे गांव के दिल को सेना की कार्रवाई से ठंडक मिली है। कुछ ऐसा ही हाल अमृतसर में शहीद जवान गुरमेल सिंह के घर पर भी है, जहां अब तक गुरमेल सिंह की शहादत का मातम पसरा है। अपना पुश्तैनी मकान बेचकर लांस नायक गुरमेल सिंह ने नया घर बनवाया था, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। गुरमेल सिंह की पत्नी को सेना की कार्रवाई पर नाज तो जरूर है, लेकिन ये भी लगता है कि कार्रवाई करने में सेना ने देर कर दी। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। गुरमेल सिंह के भाई तो दावा करते हैं कि सेना को पाकिस्तान पर हमले की छूट मिलनी चाहिए। इंडियन आर्मी ਦੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ दुनिया तो मिटा सकती है। शनिवार 23 दिसंबर को केरी सेक्टर में गुरमेल सिंह और परगट सिंह के अलावा कुलदीप सिंह और मेजर प्रफुल्ल मोहरकर शहीद हुए थे। इसीलिए सेना के ताजा ऑपरेशन को पाकिस्तान के फौजियों की कार्रवाई का बदला माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार भी सेना की पीठ थपथपा रही है और दावा कर रही है कि पाकिस्तान को आगे भी ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। हमने बदला लिया है और आने वाले वक्त में बड़ी सख्ती से उनका बदला लेंगे। सरकार भी दावा कर रही है कि सेना अपने साथियों की शहादत पर खामोश नहीं बैठ सकती। जवानों ने अपनी हिम्मत दिखाई है, अपने साथियों को जो शहीद होना पड़ा था उनसे हमारे जवान भूले नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता यही समझने में उलझे हैं कि ये ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक है या नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जहां तक उसकी परिभाषा है उसमें एयर कंपोनेंट भी चाहिए, तो एयर कंपोनेंट है नहीं। भारतीय सेना ने इससे पहले 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तानी फौजियों को उनकी सीमा में घुसकर मारा था। यूपी के मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस शराब की बोतलों से हरी भरी दिखाई दी और इस एम्बुलेंस में वो शराब भरी थी जिसे डॉक्टर की एक पार्टी में परोसा जाना था, जिसके लिए बाकायदा एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था। जहां ये एम्बुलेंस खड़ी हुई देखी गई वो मेरठ का मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज में 1992 के बैच के डॉक्टरों का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था। ये वही एम्बुलेंस है जिससे बीमार मरीजों को अस्पताल लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस में रखी हुई शराब की पेटियां साफ दिखाई दी। पार्टी में डॉक्टर खुलकर शराब पीते हुए दिखाई दिए। ऐतराज डॉक्टर के पार्टी करने या शराब पीने पर नहीं, बल्कि इस पार्टी की टाइमिंग पर है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक मेरठ के मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से आधे से ज्यादा डॉक्टर छुट्टी पर हैं। अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ऐसे वक्त में डॉक्टर शराब के नशे में झूम रहे हैं। इसीलिए डॉक्टरों की शराब वाली पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पार्टी में पहुंचे डॉक्टर मरीजों की परेशानियों से बिल्कुल बेपरवाह थे, जिन्होंने अपनी मौज मस्ती की पार्टी में न केवल अस्पताल के संसाधन लगा दिए बल्कि अस्पताल का स्टाफ तक पार्टी में शराब परोसता हुआ नजर आया। डॉक्टरों ने अपने मनोरंजन के लिए बाकायदा रशियन डांसर्स तक को बुलाया था जो बैले डांस कर रही थी। डांस के दौरान जाम छलकाते डॉक्टर भी जमकर ठुमके लगा रहे थे। हालांकि डॉक्टरों की पार्टी की ये तस्वीरें अब उनके लिए फजीहत की वजह बन रही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अमित शाह, विजय रूपाणी और बीजेपी के दूसरे नेता पीएम मोदी को गुलाब का फूल देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक रोड शो भी किया। लेकिन इससे पहले जब उनका विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम रूपाणी अपने सहयोगियों और अफसरों के साथ पहले से खड़े थे। स्वागत सत्कार के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एक रोड शो की शक्ल में गांधीनगर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान वो गाड़ी के दरवाजे से निकलकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते रहे। सड़क किनारे बने घेरे के पीछे समर्थकों का हुजूम खड़ा था, जो उनकी एक झलक पाने को बेताब हो रहे थे। पूरे रास्ते को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडों और बैनरों से पाट दिया था। इस तरह रोड शो के दौरान समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर रूपाणी सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे। रूस की राजधानी मॉस्को में सड़क किनारे खड़ी एक बस अचानक चल पड़ी और बेकाबू होकर उस सबवे की सीढ़ियों पर जा पहुंची, जहां कई लोग आ जा रहे थे। यह हादसा सबवे के पास और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि सड़क पर सामान्य रफ्तार से ट्रैफिक चल रहा था और कुछ गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। इतने में ही किनारे खड़ी एक बस अचानक चल पड़ी और पास के एक सबवे में घुस गई। सबवे के पास के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो और भी खौफनाक है, जिसमें दिखा कि सबवे में घुसने के दौरान बस ने कई लोगों को रौंद दिया।
इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में सड़क किनारे खड़ी एक बस अचानक चल पड़ी और बेकाबू होकर उस सबवे की सीढ़ियों पर जा पहुंची जहां कई लोग आ जा रहे थे। यह हादसा सबवे के पास और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि सड़क पर सामान्य रफ्तार से ट्रैफिक चल रहा था और कुछ गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। इतने में ही किनारे खड़ी एक बस अचानक चल पड़ी और पास के एक सबवे में घुस गई। सबवे के पास के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो और भी खौफनाक है, जिसमें दिखा कि सबवे में घुसने के दौरान बस ने कई लोगों को रौंद दिया। सबवे की छत नीची होने की वजह से बस उससे टकराकर रुक गई, लेकिन बस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे आतंकी घटना से जोड़कर भी देखा, लेकिन बस के ड्राइवर से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने साफ किया कि महज एक हादसा था। ड्राइवर के मुताबिक बस के ब्रेक फेल होने की वजह से वो बस को काबू नहीं कर पाया, जिस वजह से वो लोगों को कुचलते हुए सबवे में जा पहुंची। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि बर्फ की वजह से सड़क पर काफी फिसलन थी, जिससे वो सबवे की ढलान पर फिसलती चली गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। सबवे में फंसी बस को निकालने के लिए बचाव कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी और सुबह के वक्त शुरू हुआ बचाव अभियान देर रात तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक अस्पताल में कुछ लोग मरीजों को जमीन पर लिटाने लगे। आरोप है कि अस्पताल में बिजली नहीं होने पर डॉक्टरों ने 32 मरीजों की आंख का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में कर दिया, जिसके बाद इन मरीजों को अस्पताल के एक कमरे में जमीन पर लिटा दिया गया। इस दौरान 2 डॉक्टर टॉर्च की लाइट में एक मरीज की आंख का ऑपरेशन करते नजर आए। ऑपरेशन के बाद अस्पताल का एक कर्मचारी मरीज को अस्पताल के कमरे में ले गया, जहां पहले से ही कई मरीज जमीन पर लेटे हुए थे। इस दौरान कई मरीज ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। आरोप है कि इन लोगों की आंख का ऑपरेशन भी टॉर्च की लाइट में ही किया गया। मरीजों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। लाए थे, अपने पास से लाई थी। अच्छा, ये बिस्तर भी अपने पास से लाई हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर की एक एनजीओ 32 लोगों को यहाँ के एक अस्पताल लेकर आई थी, जिनकी आंखों का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाना था। लेकिन अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि एनजीओ ने पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से वो मरीजों को कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एनजीओ ने यहाँ एक कैंप लगाया था और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी एनजीओ की तरफ से ही आया था। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के लिए वो और उनका एनजीओ बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बिस्तर पे लेटेगा या जमीन पे लेटे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बिस्तर पे भी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। वहीं सीएमओ ने टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन करने की बात को खारिज करते हुए दावा किया कि एनजीओ ने अस्पताल में बिजली के लिए अपने जनरेटर लगाए हुए थे। उनके पास खुद जो है अपना जनरेटर होता है, मतलब टॉर्च की रोशनी में ना करके जो है नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद एनजीओ से जुड़े लोग सभी मरीजों को अस्पताल से लेकर चले गए। फिलहाल डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दावा किया कि गृहस्थ जीवन से दूर रहने के बावजूद अपने करीबी बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल की शादी बंदूक की नोक पर करवाई। शादी तय हुई तो मैंने प्रहलाद को कहा कि या तो यहाँ बात चलेगी नहीं और नहीं तो बंदूक की नोक पर यही शादी कराई जाएगी तुम्हारी। इसलिए अगर गुड़िया से शादी की बात चली तो शादी करनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के डॉक्टरों को गोली मारने वाले बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में कई डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से वो भड़क गए। नाराज हंसराज अहीर ने कहा कि ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, डॉक्टरों ने छुट्टी क्यों ली? अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तो उन्हें नक्सलियों के साथ चले जाना चाहिए। हम ऐसे डॉक्टरों को गोली मार देंगे। बताया जा रहा है कि क्रिसमस की वजह से कई डॉक्टरों ने छुट्टी ली थी और कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के बड़े अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। केंद्रीय मंत्री के बयान पर सियासत गर्म होते देर नहीं लगी और कांग्रेस ने हंसराज अहीर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर दी। मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, हंसराज अहीर जी खिलाफ, और कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख हंसराज अहीर ने भी सफाई दी। वहाँ का मुख्य जो है इंचार्ज, वो नहीं होना ये बहुत अच्छी बात नहीं थी और मैंने उन्हें संबोध के कहा था। हंसराज अहीर के मुताबिक उन्होंने कार्यक्रम में शामिल डॉक्टरों की तारीफ की और उनका सम्मान किया। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में एक बदमाश का इलाज किया जाने लगा। पुलिस के मुताबिक गुलजार नाम के इस बदमाश से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गुलजार को गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान गुलजार का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ वाली जगह से पुलिस को एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए, जिनके सहारे बदमाशों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी। पुलिस पर जानलेवा हमला किया
जिसमें पुलिस के द्वारा भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए बदमाश गुलजार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक उसे गुलजार नाम के बदमाश के आने की खुफिया खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर उसे पकड़ने की योजना बनाई। थोड़ी देर में एक बाइक पर गुलजार अपने साथी तौसीर के साथ वहां पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय गुलजार ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए गुलजार को घायल कर दिया। जो यहाँ का बहुत ही शातिर अपराधी है, यहाँ हत्या, लूट, डकैती सभी मुकदमे हैं। हालांकि मौके का फायदा उठाकर तौसीर नाम का बदमाश वहां से फरार हो गया। पुलिस दावा कर रही है कि वो फरार बदमाश को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के एक विवादित बयान में सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। कर्नाटक के कोप्पल में एक कार्यक्रम के दौरान अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने की बात कह दी और साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है। संविधान का गौरव ಕೊಡ್ತೀವಿ। अनंत हेगड़े ने कहा कि वो संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में संविधान बदल दिया जाएगा। हेगड़े के मुताबिक संविधान बदलने के लिए बीजेपी सत्ता में है। इसके अलावा अनंत हेगड़े ने सेकुलर लोगों पर भी निशाना साधा। अनंत हेगड़े के मुताबिक जो अपने माँ बाप से अनजान हैं, वो खुद को सेकुलर कहते हैं। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। अनंत हेगड़े ने लोगों से अपनी जाति और धर्म से खुद की पहचान बताने की अपील की और खुद को सेक्युलर कहने वालों पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री के संविधान बदलने वाले बयान पर विरोधी दलों ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और लेफ्ट ने इसी बहाने आरएसएस पर निशाना साधा। भारत की चरित्र को बदलना चाहती है कि एक हिंदू पाकिस्तान के रूप में। अच्छी बात यह है कि उनका असली एजेंडा अब उभर कर सामने आ गया। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अनंत हेगड़े जी शायद इसीलिए मंत्री बनाए गए हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर असफल हो जाए तो विवादास्पद बयान दे। अनंत हेगड़े इससे पहले भी टीपू सुल्तान पर दिए विवादित बयान से सुर्खियों में रहे थे। अमेरिका के फुटवेयर कंपनी स्केचर्स के ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। अपनी शिकायत में स्केचर्स ने फ्लिपकार्ट और उससे जुड़ी 4 दूसरी कंपनियों पर नकली जूते बेचने का आरोप लगाया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाकर मामले की छानबीन करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इस कमेटी ने फ्लिपकार्ट और इससे जुड़ी कंपनियों के दिल्ली और अहमदाबाद के 7 गोदामों पर छापेमारी की। इन गोदामों से 15,000 जोड़ी नकली जूते बरामद किए जाने का दावा किया जा रहा है। स्केचर्स ने दिल्ली कोर्ट में अपनी शिकायत में कहा था कि नकली जूतों की बिक्री ने कंपनी का नाम खराब कर रखा है। एसटीएफ ने मुंगेर में हथियारों के साथ कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार की पटना एसटीएफ ने मुंगेर में छापेमारी कर हथियारों के साथ कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के जींद में बदमाश एक आदमी की गोली मारकर हत्या करने के बाद 22 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। चारा घोटाले में लालू यादव के जेल जाने के बाद विरोधी दलों ने तंज कसा कि अब आरजेडी बिखर जाएगी और तेजस्वी यादव उसे संभालने के काबिल नहीं है। तेजस्वी यादव जी पर सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि अपार संपत्ति और काला धन जो उनका है पूरे परिवार को, उसको बचाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन की खबरों पर पलटवार किया कि जनता मौके पर कड़ा जवाब देगी। उनको इस देश की गरीब जनता, सामान्य जनता मुंह की खिलाएगी, धूल चटाएगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए अंबाला से दिल्ली होते हुए एक महिला अपने पति के साथ पैदल यात्रा करती हुई आगरा पहुंची। बिहार के आरा में मैदान में कार चलाना सीख रहे एक लड़के पर 3 लड़कियों को टक्कर मारकर घायल करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक विवाद के मामले में जांच करने पहुंचे पुलिस वाले से मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक आदमी ने अधिकारियों पर उसकी बात न सुनने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सच्चाई सही रहेगी तो घर में परेशानी नहीं आएगी, वो सच्चाई से साथ नहीं रहोगे तो आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 70 अंक ऊपर पहली बार 34,000 के पार 34,011 पर पहुंच गया। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 10,531 पर बंद हुआ। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाते नजर आए। महिला कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के सुर्खी जिले के विधायक रह चुकी कांग्रेस नेता गोविंद सिंह राजपूत को पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश के सुर्खी से वर्तमान बीजेपी विधायक पारुल साहू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही पारुल साहू ने दिल्ली में डेरा डाल दिया।
पार्टी के विधायक के अपमानजनक बयान पर राहुल से सवाल करने के लिए दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ पारुल ने कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का रुख किया। इन लोगों ने हाथ में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर कांग्रेस विरोधी नारे और राहुल गांधी से तीखे सवाल लिखे थे। मैं आज राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी सहमत हैं? बीजेपी महिला मोर्चा की मेंबर्स यहाँ पर पहुँची हुई हैं 24 अकबर रोड के बाहर, राहुल गांधी के दफ्तर के ठीक बाहर, और राहुल गांधी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों के आक्रामक तेवर देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई महिला इस बैरिकेड को पार कर कांग्रेस मुख्यालय में घुस न सके। लेकिन जोश में बीजेपी प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष पूनम पराशर बैरिकेडिंग पर चढ़ गईं और नारेबाजी करने लगी। इससे पहले पारुल साहू ने दारू वाली विधायक कहने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने से एक दिन पहले इंडिया गेट पर पारुल साहू ने खुद को गुलमेहर के अंदाज में पेश किया। लंदन में पढ़ी बीजेपी की इस विधायक ने दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक वीडियो शूट करवाया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से तीखे सवाल किए। 16 नवंबर को सुर्खी में सभा के दौरान पूर्व विधायक गोविंद राजपूत ने सड़कों की जर्जर हालत को लेकर विधायक साहू पर सभा में तंज कसा था, जिसको लेकर ये सारा बवाल हो रहा है। उन्होंने विधायक को शराब के साथ जोड़कर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। विधायक है दारू वाली, तो बात नहीं कि रोड भी ऐसा ही हो तो जितना पुराना उतने अच्छा हो जाए। मामला तूल पकड़ने के बाद पूर्व विधायक अपने बयान पर कायम है। विधायक का कहना है कि बुंदेलखंड में आज भी लोगों की पहचान उनके व्यवसाय से होती है और विधायक पारुल साहू के पिता संतोष साहू शराब व्यवसायी हैं। मैंने ये कहा था कि विधायक चूंकि शराब व्यवसायी परिवार से उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया। हालांकि बीजेपी की योजना इस मुद्दे को महिला के सम्मान से जोड़कर आगे तक ले जाने की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटते दिखे। इस दौरान सूबे के क्रिकेट संघों पर अरविंद पांडे ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया और खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने क्रिकेट संघों को चेतावनी देते हुए सुधर जाने की नसीहत भी दी। अरविंद पांडे ने दावा किया कि यौन शोषण के मामले में उनके पास क्रिकेट संघ से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ 376 तक का मुकदमा कायम करूंगा। मैं कई बच्चों के साथ अनैतिक काम किया है, सारे सबूत मैंने इकट्ठा कर लिया है। खेल मंत्री के गंभीर आरोपों के बाद उत्तराखंड सरकार बैकफुट पर चली गई और यही वजह रही कि सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सवालों से बचते दिखे। मंत्री से बातचीत करके ही तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। हालांकि राज्य सरकार ने यह भरोसा दिया कि अगर कोई महिला खिलाड़ी यौन शोषण की शिकायत लेकर सामने आती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अमरोहा में बजरंग दल के नेता बलराज डूंगर ने वाल्मीकि समाज पर सलमान खान के बयान पर नाराजगी जताई और उन पर विवादित बयान देते हुए उन्हें जिहादी करार दिया। एक जिहादी और मुंबई के अंदर बैठकर मेरे भगवान को कलंकित करने का प्रयास करता है, उस जिहादी का नाम है सलमान खान। ऐसे जिहादी के खिलाफ और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रजनीकांत को देखते ही उनके प्रशंसक अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीर खींचने लगे। राजनीति में आने के अटकलों पर रजनीकांत ने दावा किया कि वो जल्द ही अपने फैसले का ऐलान करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 31 दिसंबर का दिन तय किया है। लेकिन उस ऐलान से पहले रजनीकांत हर रोज अपने समर्थकों से मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में अपने प्रशंसकों से मुलाकात के दौरान रजनीकांत ने कहा कि वो 31 दिसंबर को अपने फैंस और राज्य की जनता को अपने मन की बात बताएंगे। हालांकि इस दौरान रजनीकांत ने यह भी माना कि राजनीति में आने के अपने नुकसान भी हैं, जिस कारण वो सियासी मैदान का रुख करने से हिचक रहे हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में लगातार अतिक्रमण कर रहा है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक विवादित हिस्सा है, जहां चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। ये दावा अमेरिकी विशेषज्ञों के एक समूह AMTI यानी इंडिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने किया है। AMTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दक्षिण चीन सागर के 72 एकड़ के इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इस इलाके में चीन अपनी हथियार क्षमता और रडार सिस्टम को मजबूत कर रहा है। यहाँ चीन ने हाल ही में नए एयरबेस और स्टोरेज भी बनाए हैं, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन यहां तैरने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जुटा है। चीन के अतिक्रमण से ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुछ लोग एक लड़की की तस्वीर के आगे मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की मांग करते नजर आए। किरण नाम की इस लड़की का शव 23 दिसंबर को बोकारो के दामोदर नदी से बरामद किया गया था।
और उसके परिवार का आरोप है कि किरण की हत्या उसके प्रेमी आदिल अंसारी ने की। लड़की के परिवार का आरोप है कि उसके प्रेमी ने उस पर जबरन धर्म बदलने का दबाव डाला, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। बोल रहा था कि मेरा धर्म मानो बोल के, तो मेरा बहन तैयार नहीं हुआ, अब उसको ऐसे गला काट दिया। किरण के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी मोहल्ले के ही एक लड़के से प्यार करती थी, जिसने खुद को हिंदू बताया था। अचानक उनकी लड़की 6 नवंबर को गायब हो गई। परिवार ने भुरकुंडा थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर परिवार ने किरण की तलाश शुरू की। परिवार वालों को किरण का शव करीब 1.5 महीने बाद दामोदर नदी में मिला, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम लोग दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, नहीं इंसाफ मिल रहा है। लव जिहाद का आरोप सामने आने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी सामने आ गए और पीड़ित परिवार के प्रति अपना समर्थन जताया। वहीं राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मैंने पुलिस को भी कहा है कि भाई इसकी कुछ खबर नहीं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसने आरोपी आदिल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और लव जिहाद समेत सभी पहलुओं से घटना की जांच में जुट गई।